सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम पाथ सीरीज में अपनी अगली वीडियो लेके आए हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस जो कि रिसेंट कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो आपको पूरा एनालिसिस यहाँ पे मिल जाएगा और वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पिछले कुछ दिनों में कुछ सर्टेन मेडिकल इमरजेंसीज के चलते क्लासेस लगातार आपको नहीं मिल पाई हैं, नॉट जस्ट ईयर, थोड़ा सा पेड बैचेज में भी डिस्टर्बेंस रही है और रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे भी आपने देखा होगा कि क्लासेस में ज़्यादा नहीं ले पाया हूँ, ज़्यादा क्या बहुत ना के बराबर क्लासेस ले पाया हूँ। तो कारण है कुछ सर्टेन मेडिकल इमरजेंसीज फैमिली में, जिनके चलते मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं ले पाया हूँ। अगले 2-4-5 दिन और ये दिक्कतें रह सकती हैं। तो अभी आज आपको एक क्लास मिल रही है, आप इसको एंजॉय कीजिए, देखिए। और अगर आपने अब तक जो पुरानी क्लासेस हैं, खास करके PQRS हो गया, पैसेज हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, वॉइस हो गया, ये क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो इनको ज़रूर देख लेना। होमोनीम्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना पाथ सीरीज़ की। और मेरे भाई आपके लिए बहुत सॉलिड कंटेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश। लिंक आपको पिंड कमेंट के अंदर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम आज और अभी तुरंत के तुरंत ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट मिलता है। कोई फालतू के इधर उधर के वीडियोस के आपको लिंक विंक नहीं देखने को मिलेंगे। जस्ट क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट की जो चीजें होंगी वो आपको उस टेलीग्राम पे मिलता है। सो यू मस्ट एंड यू शुड ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, इस नाम से हमारा चैनल है। जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको पिंड कमेंट में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। इंप्रूवमेंट हम पढ़ेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। बाकी टॉपिक को शुरू करने से पहले भाई मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे 2026 के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि 26 में क्या अलग करें, किस तरीके से करें कि सब कुछ चीजें हमारी बढ़िया से कवर हो जाएं। उसके लिए भाई आप लोग आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं इंग्लिश स्पेशल VOD बैच पे। रिकॉर्डेड बैच आपका ये रहता है। सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए की फी में आपको ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है। तो आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको कंप्लीशन चाहिए, आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको वो डेप्थ में जाके चीजों को समझना है, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो मैं कहूंगा कि भाई दिस इज द प्लेस टू गो। यहां पे एक बहुत ही बेसिक तरीके से और एडवांस्ड तक लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से ये बैच आपका पूरा तैयार किया गया है। तो मैं कहूंगा कि दिस इज द प्लेस टू गो। जाइए और आज के आज और अभी के अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। अपडेटेड क्लासेस आपको मिलेंगी, सब कुछ आपको खतरनाक लेवल का मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वी इंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। अब देखो, इंजॉय एक ऐसी वर्ब है, अगर आपने VOD बैच में क्लास ली है या किसी भी फाउंडेशन बैच में भी क्लास ली है मेरे, तो आपको जरूर मैंने पढ़ाया होगा कि इंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में हम एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ऐसे केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में लगा देते हैं। जैसे समझना, वी सब्जेक्ट है, इंजॉयड आपकी वर्ब है, वेरी मच क्या है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। वी इंजॉयड, कितना इंजॉय किया हमने, हाउ मच, कितना इंजॉय किया, वेरी मच, हाउ मच, वेरी मच। तो जो हाउ मच का रिप्लाई है ना, ये तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और कहां पे इंजॉय किया, तो आप पाओगे एट द पार्टी, पार्टी में इंजॉय किया। तो एट प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है पार्टी। लेकिन क्या इंजॉय वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला, आप कहोगे नहीं मिला। नहीं मिला तो या तो इस पार्टी को हम ऑब्जेक्ट बना सकते थे, वी इंजॉयड द पार्टी वेरी मच, ये आपका एक तरीका हो सकता था। या फिर पार्टी को अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें यहां पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। वी हैव इंजॉयड वेरी मच, भाई इसमें तो टेंस बदला, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट मिल पाया, मैं कहूंगा नहीं मिला। वी इंजॉयड आवरसेल्व्स वेरी मच, आप कहोगे सर ये तो सही लग रहा है। वी इंजॉयड एट द पार्टी, क्या इसमें ऑब्जेक्ट मिला, मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं मिला। वी वर इंजॉयड, बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका पैसिव बन जाता है। और पैसिव तो यहां पॉसिबल ही नहीं है। भाई हम किसी चीज को एंजॉय करेंगे या कोई आके हमको एंजॉय करके चला जाएगा, नहीं ना। तो इसका मतलब तो कुछ बहुत नेगेटिव सा नहीं हो जाएगा कि कोई आया और हमें एंजॉय करके चला गया, तो पैसिव नहीं लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो वी इंजॉयड आवरसेल्व्स वेरी मच, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, वैसे कायदे से इसको वेरी मच तक ही अंडरलाइन किया जाना चाहिए था, लेकिन एग्जाम में आपकी बार आपने देखा ये बहुत मतलब अनरेगुलेटेड सी चीजें कुछ भी दे रखा है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बड़े नॉर्मल हैं। आगे देखेंगे, नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज। अब जब भी दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर
ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो ऐसे केस में वर्ब जो है, जो सब्जेक्ट वर्ब के पास होगा उस पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। नीदर और नॉर, इससे जोड़ा किसको, मैनेजर और एम्प्लॉइज। तो पास में कौन सा है, आपको ये वर्ब है, इसके पास में एम्प्लॉइज है, तो एम्प्लॉइज के हिसाब से वॉच का नहीं किसका प्रयोग होगा, वर्ब का होगा। ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि नीदर नॉर का पेयर है तो इसमें ऑल्सो का कोई सेंस नहीं बनता है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे ध्यान देंगे नीदर नॉर नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनके साथ नॉट का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में नीदर या नॉर आ रखा हो तो ऐसे केस में वहां पे इन्वर्जन का भी प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ भी तो नीदर स्टार्टिंग में था, लेकिन इन्वर्जन नहीं है, यहाँ पे दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, वर्ब बाद में है। क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं लगाएंगे, इन्वर्जन का कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनता है। लेकिन अगर ऐसा होता कि नीदर शुरू में आ जाता, फिर सब्जेक्ट होता, फिर वर्ब होता और फिर कहीं जाके नॉर होता, तो ऐसे केस में हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सी टोल्ड टू मी, अब देखो टेल आपकी एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू आता है, बहुत सारी वर्ब ऐसी होती है जिनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू नहीं आता है। जैसे सेड टू मी सही होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो व्यक्ति होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वस्तुएं होती हैं। ही रिक्वेस्टेड मी, ही ऑर्डर्ड मी, बात समझ रहे हो, लेकिन ही रिपोर्टेड मी नहीं, ही रिपोर्टेड टू मी, ही सेड टू मी। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि सर टोल्ड वर्ब के साथ जो कि टेल की सेकंड फॉर्म है टू तो नहीं आएगा। सेड टू मी द न्यूज, देखो बन तो सकता था, लेकिन सामान्यतः जब सेड टू आता है ना तो उसके बाद डायरेक्टली हम एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। नॉर्मली हमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हैज टोल्ड टू मी, टोल्ड टू तो यहां भी आ रखा है और यहां पे आ रखा है, इसका मतलब है टोल्ड मी इज दी करेक्ट आंसर। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, अभी जो करंट में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्योंकि पैटर्न एनालिसिस हमें करना है, हमें एक बात का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे गलत क्या था, ये टेल वर्ब गलत थी या टू गलत था। हमने देखते ही ये कहा ना कि इसके साथ टू नहीं आएगा, ये गलत है। बस आपको यही चेंज करना है, वर्ब को चेंज नहीं करना है। ये अब की बार ये चीज बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। हो सकता है ऑप्शंस में एक से ज्यादा ऑप्शंस आपको सही लगे, लेकिन करेक्ट वो माना जाएगा जो ओरिजिनल था ना, उसमें मिनिमम करेक्शन करके आप सही से क्या कर पा रहे हो वो। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। वैसे भी ही सेड टू मी और फिर आगे दैट क्लॉज हो तो फिर भी चल जाता है, लेकिन नॉर्मल एक सिंगल वर्ड का ऑब्जेक्ट जनरली नहीं चलता है। ठीक है, आगे देखेंगे भाई। नीदर ऑफ द ऑप्शंस आर सुटेबल फॉर दिस टास्क, अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, नीदर। नीदर अगर आपका सब्जेक्ट है, ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे नीदर हो गया, ईदर हो गया, ईच हो गया, ठीक है, इनके साथ में कभी भी हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते। कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर आती है। इसका मतलब यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो आर नहीं इज का प्रयोग होगा, पहली चीज। दूसरा, ऑफ के बाद में जो नाउन होता है वो प्लूरल में ठीक होता है और उसके साथ आर्टिकल द भी जनरली आता ही है। आप पाओगे सर वर नहीं आ सकता है, जैसे आर नहीं आया है। इज और इज एकदम तो ठीक है। शूटेबल है, शूटेबल है। अच्छा आगे देखेंगे, सूटेबल टू नहीं होता है, सूटेबल फॉर समथिंग होता है, तो इज सूटेबल फॉर दिस टास्क। तो नीदर ऑफ द ऑप्शंस इज सूटेबल फॉर दिस टास्क। तो सूटेबल इन दिस टास्क भी नहीं होना, एट दिस टास्क भी नहीं होता है, तो फॉर दिस टास्क। आगे देखेंगे, ही इज गुड। अब जब भी हम किसी व्यक्ति का स्टैंडर्ड बताते हैं ना, तो गुड एट, बैड एट, एक्सपर्ट एट, ठीक है, तो जब भी हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज में कैसा है, ही इज टेरेबल एट मैथ्स, ही इज गुड एट मैथ्स, ही इज गुड एट इंग्लिश, इस टाइप से, तो सबसे पहले तो हमारा क्या आना चाहिए, एट प्रपोजिशन आना चाहिए। आप पाओगे कि ये ऑप्शन एलिमिनेटेड है और ये एलिमिनेटेड है। यहाँ पे देखो गुड एट है और यहाँ पे बेस्ट एट है। क्या हम ये नहीं लिख सकते कि ही इज बेस्ट एट मैथमेटिक्स? मैं कहूंगा दिस इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल। ही इज बेस्ट एट मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि वो बहुत सारी चीजों में अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा किस में, मैथ्स में। तो ये वाला आपका बन सकता था, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है, ओरिजिनली अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें क्या गलत लगा, गुड या इन? आप कहोगे इन की जगह एट आएगा, तो दिस वे आर्टिकल मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक चीज समझना, आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि सर बेस्ट है तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है तो आर्टिकल द आना चाहिए था, अगर द नहीं है तो फिर तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता। लेकिन मतलब थोड़ा सा ध्यान से सुनना है ना।
जब मैं एक व्यक्ति को बहुत सारे व्यक्तियों में से चूज करता हूं तो हम सुपरलेटिव के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड दिस पर्सन इज द बेस्ट। राधिका इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास। तो अच्छा, एक चीज और भी ध्यान देना, और जनरली ऐसे केसेस में ये जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसके साथ नाउन भी आता है, या तो नाउन आएगा या फिर ऑफ के जस्ट बाद में नाउन आएगा, ठीक है, ऐसा भी होता है, ये भी ध्यान देना। तो हम जनरली क्या कहते हैं, राधिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। हम जनरली अगर सिर्फ मोस्ट ब्यूटीफुल लिखे ना, राधिका इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ये चल जाता है क्योंकि पीछे नाउन नहीं है। जब नाउन होता है ना तो आर्टिकल मैंडेटरी होता है, जब नाउन नहीं है तो आर्टिकल फिर हमें सोचना पड़ेगा कि लगाना है या नहीं लगाना है। अगर हम आर्टिकल लगाते हैं तो सामान्यतः मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोगों में से हमने एक को चूज किया है, ठीक है। हम कह सकते हैं ही इज द बेस्ट अमंग ऑल। बहुत सारे लोग हैं, उनमें से बेस्ट ये व्यक्ति है। मैं सिंपल मान लीजिए यहां पर बहुत सारे लोग हैं और हम इंग्लिश की चर्चा कर रहे हैं कि इंग्लिश में राधिका सबसे अच्छी है। मैं कहूंगा व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, राधिका इज द बेस्ट अमंग ऑल। द बेस्ट अमंग ऑल का मतलब है सब में से राधिका बेस्ट है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूं कि राधिका इज गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राधिका बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छी है, बट उसका जो बेस्ट है ना वो मैथमेटिक्स में आता है। तो राधिका इज गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट शी इज बेस्ट एट मैथमेटिक्स। यहां पे आप कभी भी द नहीं लगा सकते हो। तो जब हम एक ही पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में देखते हैं तो आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड। आप समझ रहे हैं? मैं अगर ये कहना चाहूं, देखो राधिका बहुत सुंदर है, आप सबको तो पता ही है ना कितनी सुंदर है ना, आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा ऐसा, ठीक है, जस्ट फॉर फन। सुंदर तो वो है, मैं सुंदर ना कह के कह सकता हूं क्यूट है, ठीक है। लेकिन जब वो जो रेड वाली साड़ी है ना, जब उसको पहनती है तो सबसे ज्यादा क्यूट लगती है। सबसे ज्यादा यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा नहीं, वो नॉर्मली भी क्यूट है, लेकिन सबसे ज्यादा क्यूट कब लगती है, जब वो रेड साड़ी को पहनती है। यानी कि अगर हम उसकी ही सिचुएशंस को कंपेयर करें तो सी इज क्यूटेस्ट व्हेन सी वियर्स दैट रेड साड़ी। सी इज क्यूटेस्ट, इसका मतलब है कि हम किसी और से उसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं। जब भी सुपरलेटिव के पहले आर्टिकल द नहीं होता है तो हम सेम पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कंपेयर करते हैं, ठीक। ऐसे ही मैं कह सकता हूं लाइक इंडिया इज बेस्ट इन विंटर्स। भाई इंडिया वैसे अच्छा देश है, लेकिन इंडिया अगर आपको विजिट करना है तो कब विजिट करना चाहिए, विंटर्स में। तो इंडिया का बेस्ट कब है, विंटर्स में। आई एम नॉट सेइंग कि सर्दियों में दुनिया में सबसे अच्छी कंट्री इंडिया है, नहीं। अगर मैं ये कहना चाहूँ ना कि सर्दियों में सबसे अच्छी कंट्री दुनिया की इंडिया है, सो इंडिया इज द बेस्ट इन विंटर्स, यानी कि विंटर्स के मामले में इंडिया दुनिया में बेस्ट है, तो द बेस्ट लिखूंगा जब सब में से एक को चूज कर रहा हूं। लेकिन उस एक ही को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में देख रहा हूं कि जब हम समर की बात कर रहे हैं या हम विंटर्स की बात कर रहे हैं, तो जब अलग अलग सिचुएशन में एक हम देखते हैं तो ऐसे केस में बेसिकली हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। तो ऐसा नहीं है कि बेस्ट यहाँ पे ग्रामेटिकली गलत है। अगर मैं कहूंगा ना कि ही इज बेस्ट एट मैथमेटिक्स, दैट मीन्स आई एम सेइंग कि वो बहुत सारी चीजों में अच्छा है बट मैथमेटिक्स में सबसे अच्छा है। सो दिस इज ऑल्सो ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल, दिस इज ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट। बट मैंने क्या कहा था, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में जो खास करके रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इट इज बेटर कि सिर्फ हमें वो देखना है जो कि करेक्शन ऊपर, मतलब जो ऊपर गलत था ना उसको सही करना है, चेंज नहीं करना है। आगे देखेंगे। सी इंसिस्टेड दैट सी कम्स विथ अस। अब देखो, सी इंसिस्टेड, इंसिस्ट करने के दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला, किसी चीज को बार बार कहना। अब मतलब दो ही, एक ही मीनिंग होता है। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बार बार कहना। अब बार बार हम दो तरीके की चीजें कह सकते हैं। पहला, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यार चलो ना मेरे साथ, चलो ना मेरे साथ। आई एम आस्किंग फॉर समथिंग, है ना, आई एम आस्किंग फॉर समथिंग, मैं कह रहा हूं कि ये वाला काम कर दो। आई एम डिमांडिंग समथिंग, है ना,
मैं कुछ डिमांड कर रहा हूं, मैं कुछ जरूरत की बात कर रहा हूं। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ नीड, है ना, नीड की बात है। इंसिस्ट का एक दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। एम आई डिमांडिंग समथिंग? नो, मैं डिमांड नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग समथिंग। एम आई आस्किंग समथिंग? नो, मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूं, मैं कुछ आपसे मांग नहीं रहा हूं। आई एम सेइंग समथिंग, आई एम असर्टिंग अ फैक्ट। समझ रहे हैं? तो इफ आई से के इंसिस्ट वर्ब की हम मैं बात करनी है तो देयर कैन बी टू पॉसिबल मीनिंग्स, एक जहां पे वी आर डिमांडिंग समथिंग एंड दूसरा जहां पे वी आर सेइंग समथिंग। कहने के सेंस में इंसिस्ट के साथ में कोई भी हमें सब्जेक्टिव मूड नहीं लगाना है, बट जब भी एलिमेंट ऑफ नीड आ जाएगा, जरूरत वाली बात आ जाएगी, डिमांड वाली बात आ जाएगी, तो वी नीड टू यूज प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आता है, जैसे आई इंसिस्ट दैट आई एम इनोसेंट। आई इंसिस्ट दैट आई एम इनोसेंट, सही है, मैं इंसिस्ट करता हूं कि मैं इनोसेंट हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। आई एम सेइंग समथिंग, बट आई इंसिस्ट यू शुड कम विथ मी। मैं इंसिस्ट करता हूं कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, चलना चाहिए, दैट मीन्स आई एम डिमांडिंग समथिंग, आई एम आस्किंग फॉर समथिंग। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं कि डिमांड वाला सेंस है, सी इंसिस्टेड दैट सी कम्स विद अस। अब जैसे ही हमने देखा कि उसने इंसिस्ट किया कि भैया मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चलूंगी कह नहीं रही है, वो कुछ डिमांड करे कि मुझे भी ले चलो ना, आई शुड गो विथ यू, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। इज डिमांडिंग समथिंग, मुझे चलना है, मुझे चलना है, हम परमिशन देंगे उसको तभी तो चलेगी। दैट मीन्स सबसे पहला, क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगा है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा आप जो रिसेंट में मैंने एरर डिटेक्शन की वीडियो डाली थी ना, आप उसमें समझ लेना, बढ़िया से समझा रखा है। जब भी आपको बहुत सिंपल सा पैटर्न मैंने बताया, अगर कोई भी ऐसी क्लॉज है या कोई भी ऐसा फ्रेज है जिसको देख के हम कह सकते हैं कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ नीड और रिक्वायरमेंट, तो उसके आगे जो दैट क्लॉज होती है ना, उसके अंदर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज किया जाता है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, फर्स्ट विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सेकेंड विथ शुड प्लस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि इसको दो तरीके से दिखाया जा सकता है, या तो वर्ब की बेस फॉर्म के साथ या फिर शुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ। अब क्योंकि सी के साथ ये बेस फॉर्म तो है नहीं, इसको तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोल देते हैं ना, सिंगुलर फॉर्म जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, तो दिस इज एलिमिनेटेड। केम इज द सेकेंड फॉर्म, एलिमिनेटेड। शुड कम, इट इज करेक्ट। इज कमिंग, दिस इज नॉट द बेस फॉर्म। हैज टू कम, दिस इज नॉट द बेस फॉर्म, सो शुड कम इज द करेक्ट आंसर। या तो शुड कम आता और या फिर सिंपल कम आ सकता था। He insisted that she come with us। देखो भाई, she is confident। अब जैसे ही आप देखेंगे कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ में अगर आप किसी चीज को लेके कॉन्फिडेंट है कि यार ऐसा होगा, या तो हम कहते हैं सी इज कॉन्फिडेंट दैट सी विल विन, तो विल विन, लेकिन विंस तो फैक्ट हो जाएगा, हमें फैक्ट तो नहीं दिखाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो फैक्ट होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑफ टू विन, ऑफ के बाद में कभी भी इंफिनिटिव तो नहीं आ सकता प्रीपोजिशन के बाद, ये भी गलत हो जाएगा। कॉन्फिडेंट ऑन समथिंग नहीं होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग समथिंग होता है, तो आप कहोगे सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। नेक्स्ट देखेंगे आगे, सी इज सीनियर देन, सीनियर के साथ क्या आता है, टू आता है, तो सी इज सीनियर टू मी होना चाहिए, ना कि देन। देन है, फ्रॉम है, देन है, टू है, एक ही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ही डिड नॉट नो वेयर वॉज। अब जब भी WH वर्ड्स का प्रयोग, ध्यान देंगे, जब भी किसी WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के बीच में किया जाता है, तो ऐसे केस में ये जो शब्द होता है ये कंजंक्शन का काम करता है, और क्योंकि ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जरूरत होती है, तो आगे में इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं चाहिए, ये वर्ब प्लस सब्जेक्ट है तो गलत हो जाएगा, तो यहां पे लिखना चाहिए द बुक वॉज केप्ट, तो वेयर द बुक वॉज केप्ट ये करेक्ट है। वेयर वॉज इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। हैज केप्ट गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, एक तो आप पास्ट देख रहे हो आगे, इससे कह सकते हो डिड नॉट के बाद में हैज नहीं आना चाहिए। दूसरा, एक बात बताइएगा, हैज केप्ट क्या है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव स्ट्रक्चर है।
बुक ने किसी चीज को रखा है या बुक को रखा गया है, आप कहोगे सर बुक को रखा गया है, तो वी नीड अ पैसिव स्ट्रक्चर। तो द बुक वॉज केप्ट, पैसिव स्ट्रक्चर है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे। ही टुक पेन, भाई पेन का मतलब होता है दर्द और पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स। भैया एक बात बताओ, टास्क को फिनिश करने में उसने दर्द लिया? दर्द नहीं, एफर्ट। टेक पेन्स आपका एक फिक्स्ड फ्रेज होता है, तो सी मतलब ही हैड पेन, गेव पेन, टुक पेन्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला। द मैनेजर इज एंग्री ऑन द क्लर्क, एंग्री विथ समबडी होता है, तो इसका मतलब है विथ, एक ही ऑप्शन है, इट इज द करेक्ट आंसर। आगे ही वॉज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड ऑफ होता है, अक्यूज्ड ऑफ एंड चार्ज्ड विथ, ठीक है, अक्यूज्ड ऑफ समथिंग एंड चार्ज्ड विथ, अक्यूज समबडी ऑफ डूइंग समथिंग भी कहते हैं हम, ठीक है। सो अक्यूज्ड फॉर नहीं होगा, ऑफ, एक ही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आई एम लाइकिंग दिस मूवी अ लॉट, अब लाइक क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब क्या होती है, जिनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, जितनी भी स्टेट्स होती हैं। आई हैव लाइक्ड दिस मूवी अ लॉट, क्या ऐसे हम लिख नहीं सकते थे? लिख तो सकते हैं, बट मैंने क्या कहा है, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है और कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपकी कौन सी वर्ब आ रखी है, आपका हो गया एक स्टेटिव वर्ब, तो उसको फिर कॉन्टिन्यूअस की जगह किस में लिखते हैं, इंडेफिनिट में। तो आई लाइक दिस मूवी लिखिए, ना कि आई हैव लाइक्ड। आई एम इंजॉय तो वैसे ही गलत है। आई लाइक्ड इज ऑल्सो ग्रामेटिकली पॉसिबल। मान लीजिए, समझना, एक मूवी चल रही है, 4 लोग देख रहे हैं, मैंने कहा यार, मान लीजिए अब तो मैं दिल टूटा आशिक हूँ और मूवी चल रही है लेट से कोई प्यार मोहब्बत वाली, सही आ रहा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है ना। तो फिर मेरे को कैसा लगेगा, मैं कहूँगा देखो जब ये मूवी रिलीज हुई थी ना, आई लाइक दिस मूवी अलॉट, लेकिन अब तो मैं दिल टूटा आशिक हूँ, अब तो मेरे को मूवी चाहिए कुछ मतलब आशिकी टू टाइप नहीं, मैं तो दिल दिल किसमें टूटता है, मतलब कोई भी ऐसी मूवी जिसमें दिल टूटा हो, दिल टूटे आशिक को अच्छा दर्शाया गया हो, वही ऐसी मूवी चाहिए। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई लाइक्ड दिस मूवी, वेरी मच पॉसिबल, क्या मैं ये कह नहीं सकता हूँ? तो ग्रामेटिकली लाइक्ड इज ऑल्सो पॉसिबल, क्या हैव लाइक्ड पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब आई हैव लाइक्ड इट, इसका मतलब है कि मे बी अब तक मैं पसंद करता हूँ, आगे ना पसंद करूँ, हालांकि थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट मैंने क्या कहा था, जो इनकरेक्ट है जस्ट उसको करेक्ट करना है आजकल आपको, वो बी से करेक्ट हो जाएगा, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिर आप कहोगे सर जब इतना ही करना है तो हमें समझा क्यों रहे हो पूरा? इसलिए समझा रहा हूँ बाबू, कल को आपका थोड़ा सा दिमाग चले, बुद्धिजीवी आप भी हो जाओ, फिर आप कहोगे कि अरे धोखा दे दिया ये मास्टर, तो इसने तो बस ये ऑप्शन करेक्ट कह दिया था, बाकी तो कुछ बताया ही नहीं, कौन सा करेक्ट, ये इनकरेक्ट क्यों है, इसको मैं इनकरेक्ट क्यों मानूं, इसको मैं इनकरेक्ट क्यों मानूं, इसको क्यों मानूं, कुछ बताओ तो सही। इसलिए मान रहे, ही इज हैविंग अ कार फॉर 5 years, ही इज हैविंग, सबसे पहले हैव आपकी कैसी वर्ब है, स्टेटिव, स्टेटिव वर्ब है, तो इसका मतलब है कॉन्टिन्यूस में नहीं आ सकती है। अब आपको लगेगा इज हैविंग तो गलत ही है, पता नहीं इसको रिपीट क्यों किया है। ही हैड अ कार फॉर 5 years, वेरी मच पॉसिबल। ही हैज हैड अ कार फॉर 5 years, वेरी मच पॉसिबल। ही हैज अ कार फॉर 5 years, लगेगा इसको सही करना है, ये मार्क कर दे, लेकिन मैं कहूँगा गलत है। वाई, क्यों गलत है बेटा? सिंस या फॉर के साथ सामान्यतः, मतलब जब फॉर का मतलब होता है ना, जैसे फॉर के साथ इंडेफिनिट टेंस आ सकता है, जैसे आई स्टडी फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, 3 घंटे रोज पढ़ता हूँ, रिपीटेड एक्शन है तो हो सकता है। आई स्लीप फॉर 6 hours, मैं 6 घंटे सोता हूँ, रोज 6 घंटे सोता हूँ, रिपीटेड एक्शन है, इंडेफिनिट इज पॉसिबल। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 years, तो क्या 2 years से सर्कल चल रहा है? नहीं, कोई ऐसा साइकिल नहीं है जिसमें 2 साल, ये 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे केस में हमें समझना चाहिए कि अगर सिंस फॉर आ रखा है तो फॉर के साथ में इंडेफिनिट टेंस तभी लगेगा जब एक्शन रिपीटेड हो, रिपीटेड तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे इंडेफिनिट नहीं आ सकता है, ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि कार का 5 साल के लिए होना कोई रिपीटेड एक्शन नहीं है। फिर क्या है, क्या हैड आ सकता था, इट वॉज मतलब इट इज पॉसिबल, लेकिन हैज हैड आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट लगा देना आपको सिंस फॉर के साथ। क्या पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है? बिल्कुल। मान लीजिए आप हैं और बगल में आपके पाप हैं, ठीक है, और सामने आपके बाप हैं। तो आप अपने पिताजी को बता रहे हैं कि पिताजी शादी करा दो। पिताजी कह रहे हैं कि पागल हो गया है, मैंने 2 महीने पहले तेरे लिए एक लड़की ढूंढ ली है। आप कहोगे बस पिछले 4 साल से हम साथ हैं, यानी कि लास्ट 4 years, लेकिन आज भी तो आप साथ हैं। तो आप कहोगे वी हैव बीन टुगेदर फॉर 4 years, क्योंकि पिछले 4 साल का वो पीरियड है। ठीक है, अच्छा जी। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, आप हैं, आपके पाप हैं, और आपके जो पाप हैं दूसरे उनके बाप हैं। वो आके आपसे क्या कह रहे हैं, शादी करो। आप कह रहे हो हम तो साथ ही नहीं है, शादी क्यों करें, हमारा तो ब्रेकअप कब का हो गया। फिर वो कहेंगे कि अच्छा फिर ये फोटो कहाँ से आई, कोई भी फोटो, आप दोनों साथ में हैं, एक साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी है, ये मैसेजेस कहाँ से आए। तो आप कहोगे देखो जी हम साथ थे, अब नहीं है। तो आप कहोगे वी वर टुगेदर फॉर 2 years, हम 2 साल के लिए साथ थे, अब नहीं है। सो क्या आप ये पास्ट में नहीं लिख पाए इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट ही है, क्योंकि वर यहां पे आपका मेन वर्ब है। तो वी वर टुगेदर, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। वी हैव बीन टुगेदर, दैट मीन्स प्रेजेंट का परफेक्ट। इफ आई से वी हैव बीन टुगेदर, दैट मीन्स वी आर स्टिल टुगेदर। इफ आई से वी वर टुगेदर, दैट मीन्स वी आर नो लॉन्गर टुगेदर, है ना। दोनों में ही फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। तो सिंस फॉर के साथ में इट इज पॉसिबल कि हम पास्ट का इंडेफिनिट लगा दें, बट क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा सकते हैं? नहीं। फॉर के मतलब सिंस के साथ नहीं, सिर्फ फॉर के साथ बात कर रहे हैं। फॉर के साथ में इंडेफिनिट हालांकि पॉसिबल भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव बीन हियर फॉर 2 hours, इसका मतलब पिछले 2 घंटे से मैं हूं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट तो कुछ यही सेंस देता है। नहीं मेरे भाई, आई हैव बीन हियर फॉर 2 hours, भाई प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने आपको एक बात बताई है, आपने अगर मेरे से टेंस पढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ्स देखे होंगे। मैं ग्राफ बनाता हूं, मैं कहता हूं कि ये जो पार्ट है ना फ्यूचरिस्टिक वाला, ये इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड है, और ये जो पार्ट होता है ना ये परफेक्ट से रिलेटेड है, पीछे का पार्ट। इफ आई यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव बीन हियर, हैव बीन यानी कि जो 2 hours है वो कौन से, ये। लेकिन क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं आई एम हियर फॉर 2 hours। आस्क वॉट एवर यू कैन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। मैं आपसे कहता हूं कि देखो मैं 2 घंटे के लिए यहां हूं, आप जो चाहते हैं पूछ लीजिए, आई एम हियर फॉर 2 hours। तो indefinite tense is also possible, but then the duration is futuristic in nature। ड्यूरेशन आगे का है। जैसे हिंदी में हम 2 तरीके से कह सकते हैं ना, मैं कहूं मैं 2 घंटे से यहां हूं, आई हैव बीन हियर फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे के लिए यहां हूं, आई एम हियर फॉर 2 hours, यानी कि वो आगे का पीरियड है। क्या इसमें ये हो सकता है ही, अगर मैं ऐसे लिखूं ना ही हैज अ कार फॉर 5 years, का मतलब है कि ये कार इस पर 5 साल के लिए है, 5 साल बाद इसको बेचनी पड़ेगी, गलत हो जाएगा। लाइक कई बार आपने सुना है द पासपोर्ट इज वैलिड फॉर 2 years। आपने पासपोर्ट बनवाया तो 2 साल के लिए वैलिड है, 2 साल कौन से, आगे वाले। तो इज वैलिड कहना सही है। या आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई चीज है और आप पिछले 4 साल से उसको यूज कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा इट हैज बीन इन यूज फॉर 4 years। हैज बीन इन यूज यानी कि पिछले 4 साल। तो अगर परफेक्ट टेंस लगाते हैं फॉर के साथ तो इसका मतलब है पिछले वाले पीरियड, अगर सिंपल टेंस लगाते हैं तो आगे आने वाला। क्या कार के साथ में सामान्यतः कोई ये कहेगा सिर्फ 5 साल के लिए, अरे 5 साल बाद उसका मन करे ना बेचे भाई, तो ये फ्यूचर का ड्यूरेशन नहीं हो सकता है। तो सिर्फ किसका बन सकता है, आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ किसका बन सकता है, तो ये वाला बन सकता है परफेक्ट टेंस वाला। तो ये इसलिए नहीं आएगा। क्या हैड पॉसिबल नहीं है, मैं कहूंगा एब्सोल्युटली पॉसिबल है।
ही हैड अ कार फॉर 5 years। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझे चलता दिखाई दे रहा है, क्या साइकिल पे चल रहा है, वो वाला जो एग्जांपल दिया था कि अगर आप ये कह रहे हो कि वी वर टुगेदर, दैट मीन्स यू आर नो लॉन्गर टुगेदर, अब आप साथ नहीं हो। तो इफ यू से वी वर टुगेदर, दैट मीन्स पास्ट यूज कर रहे हो, तो वो चीज अब नहीं है। तो ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि आई हैड अ कार फॉर 5 years, दैट मीन्स आई नो लॉन्गर हैव अ कार, अब मेरे पास कार नहीं है। तो इफ आई से आई हैव हैड अ कार फॉर 5 years, दैट मीन्स कि पिछले 5 साल से मेरे पास कार है एंड आज भी मेरे पास कार है। इफ आई से आई हैड अ कार फॉर 5 years, दैट मीन्स कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास 5 साल तक कार थी, अब नहीं है। आई होप यू गॉट द डिफरेंस। और देखो मैं बहुत बेसिक से समझाता हूं आपको। तो पॉसिबल ये भी था, लेकिन फिर हमने ये क्यों नहीं मार्क किया? अगेन जैसे ही मैं इसको मार्क करता हूं तो द टाइम चेंजेस, टाइम चेंज हो जाता है और टाइम चेंज हम नहीं कर सकते। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे। ही वर्कड वेरी हार्ड लेस्ट ही मे फेल। अब लेस्ट के साथ तो जानते हैं या तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड आता है। अगर आपने मेरे से वीओडी बैच में पढ़ा है मूड कंडीशनल, तो आपने 1000% पढ़ा होगा कि लेस्ट के साथ या तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड आता है, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म, और या फिर क्या आता है, शुड आता है। तो शुड कहो या मूड को, बात तो एक ही है। देख लेते हैं। इन ऑर्डर दैट ही डज नॉट फेल, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। ठीक है, वैसे भी तो इन ऑर्डर दैट हो या सो दैट हो, उसके साथ डू डज डिड वगैरह नहीं आते हैं, उसके साथ में कैन कुड मे माइट आते हैं। ठीक है, फॉर नॉट फेलिंग नहीं होगा, लेस्ट ही शुड फेल, करेक्ट, शुड के साथ आ रखा है। आगे देखेंगे भाई। द बेबी वॉज स्लीपिंग सिंस 2 hours। 2 hours इज अ पीरियड। पीरियड के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, तो ये तो गलत है। फ्रॉम नहीं लगाएंगे, बाई नहीं लगाएंगे, सिंस नहीं लगाएंगे, और 2 hours। नेक्स्ट। ही इज मोर टॉल। टॉल एक सिंगल्स लेवल का वर्ड है। टॉल नंबर ऑफ वोवल्स भी काउंट करेंगे, एक ही जगह पे तो एक ही वर्ड है। जब भी सिंगल्स लेवल का, अगर आपने एडजेक्टिव मेरे से वीओडी बैच में पढ़ा है तो 101% आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर एक लेवल का वर्ड होता है, एडजेक्टिव होता है, तो उसकी कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर या ईएसटी लगाते हैं सुपरलेटिव के लिए। ईआर कंपैरेटिव के लिए और ईएसटी सुपरलेटिव के लिए। मोर नहीं लगाएंगे। तो टॉलर हमें लिखना है, टॉलर के साथ में टू नहीं आ सकता है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन का यूज करते हैं। क्या टॉलर के साथ मच आ सकता है? वेरी मच पॉसिबल, इट इज करेक्ट। टॉलर के साथ बिना मच के काम चल सकता है? वेरी मच पॉसिबल। क्या टॉलर के साथ मोर आ सकता है? नॉट पॉसिबल। अब फिर से कहोगे आप सही ये भी है और सही ये भी है। एब्सोल्युटली करेक्ट है दोनों, 1% भी डाउट मत कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर दोनों सही है तो दोनों में से कौन सा मार्क करें? अब ये ताऊजी कहेंगे, जो भी पेपर बनाने वाले ताऊजी हैं, कि भैया क्या मैंने यहाँ पे मच लगाने के लिए कही थी आपसे? नहीं कही थी, काहे अपना दिमाग लगा रहे हो? चुपचाप बिना मच वाले को मार्क कर दो। ये इसको सही नहीं मानेंगे, दैट आई एम श्योर अबाउट। दैट्स इट। नेक्स्ट। अगला सर आपका क्वेश्चन है, ही डिड नॉट सक्सीड डिस्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क। अब देखो, डिस्पाइट इज अ प्रेपोजिशन इटसेल्फ, तो इट कैन नॉट टेक ऑफ, इसके साथ में ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। इन स्पाइट ऑफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हिज वर्किंग हार्ड नहीं लिखेंगे, हिज हार्ड वर्क लिखेंगे। ठीक है, या फिर हिज नहीं आएगा इसमें, क्योंकि अगर हमने नाउन ना लिख के जीरंट लिखा है तो जनरली हिज लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर ही बदल रहा है, मैंने कहा कि बदलना कुछ नहीं है। डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क, वेरी मच पॉसिबल। ऑल्दो हिज हार्ड वर्क, ऑल्दो इज अ कंजंक्शन and it should be followed by a subject and a verb, but here we only have a noun phrase and a noun phrase can only become an object or a subject। एक noun phrase सिर्फ subject object बन सकता है, subject होता तो verb आती, इसलिए ये object है, और although के बाद में object का नहीं, हमें एक clause की जरूरत होती है। next, although conjunction है, subject है, verb है, adverb है, it is also correct। B and D both are correct, but दोनों में से एक चूज करना है। ये क्या कह रहा है हमसे कि भाई इतना दिमाग क्यों लगा रहा है? मैंने जब कहा है कि इसमें गलत ऑफ है, बस इस ऑफ को हटाओ, ऑप्शन ढूंढो, उसको मार्क कर दे, बस यही ऑप्शन है ऐसा। ठीक है, आई होप आपको इस चीज से मदद हो रही होगी, पैटर्न एनालिसिस से। मजा आ रहा है भाई पैटर्न एनालिसिस में? देखो, ही रिटर्न्ड बैक, भाई रिटर्न के साथ में बैक तो नहीं आना चाहिए, या तो हम केम बैक लिखते हैं और या फिर हम सिंपल रिटर्न्ड लिखते हैं।
अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही आप इसको देखोगे तो क्या कहोगे, रिटर्न गलत है, या आपका पहला इंस्टिंक्ट ये कहेगा कि बैक गलत है? मैं कहूँगा बैक को हटा दीजिए, काम चल जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये। क्या अगेन आएगा? नहीं। लेकिन देखो केम बैक भी ऑप्शन में, तो क्या केम बैक गलत है? मैं कहूँगा कतई गलत नहीं है। ही केम बैक टू हिज होम टाउन आफ्टर मेनी ईयर्स, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अगेन द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। एंड व्हाट इज द लॉजिक? द लॉजिक इज कि जो ओरिजिनल सेंटेंस था उसमें मिनिमम करेक्शन हमें करना है, मिनिमम चेंज हमें करना है, एंड दैट्स वेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ही हैज रिटर्न्ड बैक, वही रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। माई फ्रेंड लिव्स इन अ विलेज सिंस 2015। अब देखो वैसे तो सही है सेंटेंस, लेकिन सिंस के साथ में क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस या कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आ सकता है। सिंस के साथ में ओनली या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। ठीक है जी। लिविंग डायरेक्ट नहीं, इज लिविंग नहीं, हैज लिव्ड तो ठीक हो जाता, लेकिन फ्रॉम नहीं सही होता। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन, दे इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। सेम वही क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, पहला ही क्वेश्चन था। तो दे इंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। इंजॉय के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, गलत है। यहाँ पे तो नाउन बना दिया इसको, जबकि हमें जरूरत किसकी, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की, गलत है। इंजॉयड देमसेल्व्स। अब ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या लगा के दिया था, ड्यूरिंग, और मैंने आपसे क्या कहा था कि भैया इन नहीं लगाना है, चेंज कुछ नहीं करना है, जो है वो लगा रहने दो। वैसे भी आर्टिकल द इज, वैसे इन गलत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि इन गलत है, आर्टिकल गायब है पहली बात तो। दूसरा मैं बार बार क्या कह रहा हूं आपसे, गलत सही से ज्यादा बात यह है कि ऊपर वाले में क्या गलत था। जो गलत नहीं उससे कोई छेड़खानी नहीं। ये जिसने पेपर बनाया है ना, ये भाई सख्त खिलाफ रहा होगा छेड़खानी के। नहीं, छेड़खानी नहीं करता है। ये कहता है जितनी गड़बड़ है उतना ही करो बस, उसके अलावा थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करी तो केस कर दूंगा। ठीक है, सो दैट्स वाई। नेक्स्ट देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी आगे और भी क्वेश्चंस हैं, बट अगर आपको लगता है कि ग्रामर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मैं भी कई बार वीओडी बैच का जिक्र करता हूँ, तो एक ऑप्शन तो वीओडी बैच डेफिनेटली आपके पास रहता है। बट मान लीजिए जो बच्चे ऐसे हैं कि चलो भाई वीओडी बैच तो नहीं पढ़ पाएंगे, पेपर पास में है, मेंस का पेपर है या कुछ और है, तो प्रैक्टिस करने के लिए अगर हमें कोई किताब चाहिए, पढ़ने के लिए कोई किताब चाहिए, ऑथेंटिक बुक्स चाहिए, तो मैं कहूँगा कि देखो ये आपके लिए, ये है इंग्लिश रामबाण। और इसका नाम रामबाण सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस किताब के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो ट्रूली रामबाण है आपके लिए। आप इस किताब से पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश की कंप्लीट, सब्जेक्टिव मूड से लेके हर एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको मिलेगा। अगर आपको यह है कि सर हमें ना पढ़ हमने लिया है लेकिन रिवीजन की कमी रहती है, रिवीजन करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए फटाक से रिवीजन हो जाए, तो फटाक से रिवीजन के लिए दिस इज आवर फॉर्मूला बुक। आपको अगर रिवीजन करना है, ये पॉकेट साइज्ड है, तो छोटी सी किताब है, लेट मी शो यू। ये हमारी दो पॉकेट बुक्स आती हैं, एक इंग्लिश फार्मूला बुक है। फार्मूला बुक का पर्पज़ यही है कि आप 2.5-3 घंटे के अंदर पूरी बुक को रिवाइज कर लें। मेट्रो में जा रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, शाम को फिजिकल करने जा रहे हैं, कीप दिस बुक विथ यू, है ना, और फटाफट 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 रिवीजन करते रहो। सिमिलरली हमने वोकैब के लिए भी एक रिवीजन बुक निकाली, जहाँ पे कंप्लीट वोकैब का रिवीजन आप कर सकते हो इस छोटी सी किताब से। दोनों किताबें अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई, तो रिवीजन के लिए ये किताब है। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो अभ्यास करने के लिए एक जो अस्त्र की जरूरत थी, उसी के लिए निकाला गया था अभ्यास्त्र, अ प्रैक्टिस वेपन। आप इससे कर सकते हैं। सो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। आई ऑब्जेक्ट फॉर योर बिहेवियर। ऑब्जेक्ट टू समथिंग होता है सबसे पहले, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट टू योर बिहेवियर, विथ नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, अगेंस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे, ऑब्जेक्ट टू समथिंग। नेक्स्ट देखेंगे, द मैनेजर हैज बीन डिसमिस्ड ऑन चार्जेस टू एक्सेप्ट। चार्जेस ऑफ समथिंग होता है, ठीक है, तो हैज बीन डिसमिस्ड ऑन चार्जेस ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही वॉज डिसमिस्ड, वाई, क्यों? आप कहोगे फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, ये गलत है, मैं कहूँगा सही। बट
पेपर बनाने को क्या नहीं पसंद है? छेड़छाड़। सख्त खिलाफ है भाई छेड़छाड़ के। कह रहा है कि भाई इसको तेरे से दुश्मनी हो कोई जो इसको हटा रहा है? नहीं है। तो कह रहा है कि छोड़ दे फिर इसको। इसको क्या हेडविन करेगा? नहीं यार, छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे था वैसे, सिर्फ गलत टू की जगह पे और आना था दूसरा, क्योंकि सॉरी टू की जगह पे ऑफ आना था, नॉट फॉर। ठीक है, और उसके अलावा वर्ब की आईएनजी फॉर्म की जरूरत पड़ती, वही हमने कर दिया और उतना ही बहुत है, उससे ज्यादा करोगे फंस जाओगे। शी इज गुड इन डांसिंग, गुड एट डांसिंग, ऑब्वियस सी बात है। तो एट डांसिंग करेक्ट आंसर है। शी इज गुड एट डांस नहीं कह सकते थे? कह सकते थे, बट जो ओरिजिनल है ना वही रखना है। डांसिंग एंड डांस बोथ कैन वर्क। वैसे डांसिंग इज द प्रेफर्ड चॉइस हियर, है ना। ही आस्क्ड मी वेयर डू आई लिव। वेयर WH वर्ड है, सेंटेंस के बीच में आया, सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आएगा तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? अफर्मेटिव। तो ही आस्क्ड मी। ओके, आस्क्ड है यानी कि बात किसकी है? पास्ट की। पास्ट की बात है तो क्या लिव होगा? नहीं। आप कहोगे सर यहाँ तो प्रेजेंट था। बेटा वो गलत था। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर दो ऑप्शन ऐसे हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, सही दोनों है, और फिर इनमें से चूज करना है कौन सा, तो वो ऑप्शन जिसमें मिनिमम चेंजेस करे हो हमने। लेकिन ये तो ग्रामेटिकली गलत हो रहा है ना कि पास्ट में तो लिव्ड होना चाहिए, डिड तो आएगा ही नहीं, डू तो आएगा ही नहीं। एक ही ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे। द टीचर इंसिस्टेड दैट द स्टूडेंट्स बी ऑनेस्ट। अब स्टूडेंट, टीचर क्या कह रहा है? स्टूडेंट ऑनेस्ट है या उसको होना चाहिए? मैं तो मान के चलूंगा कि होना चाहिए। टीचर बार बार कह रहा है कि तुम्हें ऑनेस्ट होना पड़ेगा, तो यानी कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ नीड, रिक्वायरमेंट। तो अगर इंसिस्ट के साथ में हम कह सकते हैं कि यहां से हमें पता चल रहा है नीड है, फिर दैट क्लॉज है, सब्जेक्ट है, तो या तो क्या आएगा? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और या फिर शुड प्लस V1। बी ऑनेस्ट एंड शुड बी ऑनेस्ट, बोथ आर देयर। इज ऑनेस्ट और शुड ऑनेस्ट गलत हो जाएंगे क्योंकि इज के बाद में ये इज गलत है क्योंकि बेस फॉर्म नहीं है। शुड के साथ में एडजेक्टिव नहीं आता है, शुड के साथ में V1 चाहिए, इसीलिए ये भी गलत है। नाउ अगर दोनों में से एक चूज करना हो तो क्या करेंगे? बस बहुत सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे। जब भी बेस फॉर्म और शुड दोनों दे रखे हो तो आपको समझना है, जो बेस फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट है सब्जंक्टिव मूड में, इट इज अमेरिकन इंग्लिश, ये अमेरिकन इंग्लिश है। और जो शुड वाला कॉन्सेप्ट है ना, इट्स ब्रिटिश इंग्लिश। अगर हमारे पास में अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों में से एक को चूज करना हो तो हम किसको करते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग कौन सा सही होता है? शुड। सो शुड बी प्रेफर्ड, है ना। आगे देखेंगे। द मैन डाइड बाई अ हार्ट अटैक। भाई डाई ऑफ हार्ट अटैक होता है, ना कि डाइड बाई। ठीक है, सो डाई ऑफ हार्ट अटैक, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। ये तो डेड फ्रॉम है, ये पैसिव कर दिया, ये पैसिव कर दिया। द स्पीकर हैड बीन हार्डली ऑडिबल ड्यू टू डिस्टर्बेंस। तो आप कह सकते हो कि वो ऑडिबल नहीं था डिस्टर्बेंस की वजह से। अब हार्डली की जगह पे हार्ड टू हियर, हार्ड टू हियर का कोई सेंस ही नहीं है। द स्पीकर हैड बीन बेयरली हर्ड ड्यू टू द नॉइस। अब वो कह रहा है डिस्टर्बेंस को नॉइस क्यों कर रहे हो भाई बिना बात। दूसरा, इसको ऑडिबल को हर्ड क्यों करना है? छोड़ दो। हार्डली हियरिंग, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि स्पीकर नहीं सुन रहा था, हम ये कह रहे हैं कि स्पीकर को सुना नहीं गया, गलत है। बेयरली ऑडिबल ड्यू टू द डिस्टर्बेंस। अब जो ओरिजिनल सेंटेंस था क्या वो गलत था? मैं कहूंगा देखो हार्डली में गड़बड़ नहीं थी। हार्डली वॉज पॉसिबल, ऑडिबल वॉज पॉसिबल, ड्यू टू वॉज ऑल्सो पॉसिबल। डिस्टर्बेंस भी चल जाता, लेकिन इन्होंने कहा कि आर्टिकल द लगा दो तो और भी सही रहेगा। तो दिस इज वॉट इट इज, कुछ कर नहीं सकते, अब यही मारना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट देखेंगे आगे। ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग होता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए और ए। अब देखो यहाँ पे वैसे तो द वर्क भी एकदम करेक्ट है और दिस वर्क भी करेक्ट है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, ये पेपर बनाने वाला छेड़छाड़ के एकदम अगेंस्ट है। अगर अगेंस्ट है तो दिस की जगह पे हमें क्या लगाना है? नीचे भी दिस लगाना है, कंसिस्टेंसी चाहिए। नेक्स्ट, जबकि दोनों सही हैं। अब आप ये मत कहना कि सर ये गलत क्वेश्चंस को आप जस्टिफाई करने आ गए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस
दिस शुड बी बेनिफिट टू ऑल, दिस शुड बी बेनिफिट टू ऑल, बट क्या ये बेनिफिट टू ऑल होगा? आई डोंट थिंक सो। इसके लिए कोर्ट जाना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कोर्ट में इन पे लॉजिक होगा कि मतलब आपको सेंटेंस को अप्रूव मतलब इम्प्रूव करना है, जो गलती है उसको सही करना है, चेंज नहीं करना है। लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए? और पूछे गए, अनफॉर्चुनेट इट इज, बट है तो है। ही इज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हिम, व्हेन आई कॉल्ड हिम इंडिकेट्स अ पास्ट एक्शन है ना, पास्ट टाइम, ये तो पास्ट एक्शन है, पास्ट टाइम है, तो ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, द ओनली ऑप्शन इज वॉज स्लीपिंग। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु, अब देखो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आता है? प्लूरल। रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के हिसाब से हैज नहीं क्या आएगा, हैव आएगा। अब यहाँ पे गलत फहमी बच्चों को हो जाती है कि वन ऑफ के बाद में सिंगुलर वर्ब आता है, वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, दैट्स करेक्ट, बट कब आता है? वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। जब वन ऑफ सब्जेक्ट हो तब आता है, लेकिन यहाँ पे वन क्या है? यहाँ पे तो वन कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सो दिस इज वाई आपको ध्यान रखना है कि हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के हिसाब से प्लूरल वर्ब हैव आएगी। इसका मतलब है देखो हेड वाला तो गलत है, टेंस चेंज नहीं करना है। हु हैव नेवर बीन चीटिंग, अब तो नेवर के साथ जनरली हम कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगाएंगे ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे, ठीक है। एवर को डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं करेंगे, तो हु हैव नेवर चीटेड इज द करेक्ट आंसर। वो भी ध्यान रखना है, जितना चेंज करना है मतलब जितनी जरूरत है उतना ही करो। द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू द सोल्जर्स टू मार्च अहेड, अब ऑर्डर के साथ क्या नहीं आता? टू नहीं आता, बस यही हटाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऑर्डर्ड द सोल्जर्स फॉर मार्चिंग चेंज कर दिया, ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मार्च करेक्ट हो जाएगा, गेव ऑर्डर गलत हो जाएगा, ऑर्डर्ड टू गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस बिल्डिंग इज बिल्ट फ्रॉम ब्रिक्स, बिल्ट ऑफ, ऑफ, तो बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, कंस्ट्रक्टेड विद नहीं करना है, मेड को नहीं करना है, हैज बिल्ट एक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, हैज बिल्ट क्या हो जाएगा? एक्टिव। बिल्डिंग ने कुछ नहीं बनाया है, बिल्डिंग को बनाया गया, पैसिव स्ट्रक्चर चाहिए। वी मस्ट प्रिवेंट हिम, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो फ्रॉम आना चाहिए, फ्रॉम के साथ में आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, ये ऑप्शन। ही स्पीक्स एज इफ ही वॉज नोइंग एवरीथिंग, अब जैसे देखेंगे स्पीक्स है और एज इफ है तो मूड आएगा, तो वैसे तो हमें लगेगा कि ही वर नोइंग लिखो, लेकिन नो तो स्टेटिव वर्ब है, अगर स्टेटिव वर्ब है तो इसको हमें इंडेफिनिट में लिखना चाहिए, न्यू आना चाहिए, न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म। एज इफ ही नोज गलत हो जाएगा, एज इफ ही न्यू सही हो जाएगा, एज तो नहीं आएगा, एज दो ही न्यू एवरीथिंग। देखो एज इफ और एज दो दोनों सेम होते हैं, लेकिन कह रहा है ऊपर जब एज इफ है तो एज दो मत लगाओ। कायदे से बी, सी एंड डी ऑल थ्री ऑफ देम आर करेक्ट। कैसे? आप कहोगे सर डी कैसे करेक्ट है? मैं कहूंगा ही स्पीक्स, वो बोलता है। क्यों क्यों बोलता है? एज ही नोज एवरीथिंग, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। तो आप कहोगे सर ये रीजन दे रहा है, करेक्ट है, लेकिन क्या ऊपर रीजन मांगा था भाई ने? भाई कह रहा है कि ना जी, मैंने तो वो अनरियल सिचुएशन बताई थी कि ऐसे बात करता है जैसे सब जानता हो, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो सब जानता है? नहीं, तो दिस इज एन अनरियल कंडीशन, गलत हो जाएगा। यहाँ पे एज इफ की जगह पे एज दो लगा दिया, बेशक दोनों सिनोनिम है, लेकिन कह रहा है क्यों लगाना है सिनोनिम, जो है ओरिजिनल उसको लगाओ। आई मेट हिम यस्टरडे नाइट एट द पार्टी, देखो ये चीजें आपको काम आएंगी जब पेपर देने जाओगे ना, मॉक वॉक में हो सकता है काम ना आए, लेकिन पेपर में यही चीजें काम आएंगी। जब दो दो ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे ना, फिर लगेगा क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं। जो बातें आज मैं बता रहा हूँ तब आपके दिमाग में खनकेंगी। आई मेट हिम यस्टरडे, भाई यस्टरडे नाइट कुछ नहीं होता है, लास्ट नाइट होता है हमेशा। यस्टरडे नाइट नथिंग, टू नाइट होता है। सिंपल सा लॉजिक यही समझ लीजिए, यस्टरडे में तो डे आ रखा है और डे और नाइट थोड़ी एक साथ करने हैं, इसीलिए लास्ट नाइट। आज रात को टू नाइट, अगली रात को टुमारो नाइट। तो आई हैड मेट हिम, ये तो पास्ट का टाइम है और पास्ट का परफेक्ट टेंस। मीट हिम
प्रेजेंट टेंस। मेट हिम लास्ट नाइट, करेक्ट है। वॉज मीटिंग हिम, कॉन्टिन्यूस टेंस क्यों करना है? नेक्स्ट, शी हैज अ कार, इजंट इट? शी हैज अ कार क्वेश्चन टैग है, तो सबसे पहले तो इट नहीं सी आना चाहिए, सी है सी है सी है, और ये नॉट लास्ट में तो आते ही नहीं है, दोनों को मर्ज करके लिखना है, गलत हो जाएगा। अब देखो क्या इज एम आर है, नहीं है तो गलत हो जाएगा। अब एक तो डजंट सी है और एक हैजंट सी है। अब ये जो हैज है मेरे भाई, ये हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब? आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब ये नहीं है, ये क्या है आपका? मेन वर्ब। अगर मुझे इस सेंटेंस को नेगेटिव करना पड़े तो मैं दो ऑप्शन देता हूं आपको, आप बताइएगा दोनों में से क्या सही है। सी हैज नॉट अ कार, या सी डज नॉट हैव अ कार। So what is the correct form? We'll definitely say this is the correct form, because here has is not a helping verb, has is a main verb, ठीक है, ये main verb है और singular form है ये, इसीलिए ये है। इसका मतलब है the helping verb is does and not has। और question tag के अंदर हम अगर is mr है तो बात अलग है, is mr main verb हो तो भी उसको question tag में यूज करते हैं, बट अगर कोई और वर्ब है तो मेन वर्ब को नहीं हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। और गोइंग बाय दिस लॉजिक डजंट सी इज द करेक्ट आंसर। हैजंट सी को हम क्या कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं? नहीं, समटाइम्स जब हैज हैव या हैड आपकी मेन वर्ब होती है तो भी हैज हैव हैड को क्वेश्चन टैग में यूज कर लेते हैं, बट वो तभी करना है जब डज वाला ऑप्शन अपने पास में ना हो, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल, बट बेस्ट ऑप्शन आपका क्या? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे अगला। नो अदर एथलीट वॉज एज ग्रेट एज सचिन इज। देखो नो अदर एथलीट इज ग्रेटर देन सचिन लिख सकते हैं। इज सो ग्रेट लाइक सचिन, सो के साथ लाइक का पेयर गलत है, सो के साथ लाइक का पेयर गलत है। हैज बीन एज ग्रेट एज सचिन और इज ग्रेटर देन सचिन। देखो क्या ये हो नहीं सकता है? मैं कहूंगा यार वेरी मच पॉसिबल। क्या ये नहीं हो सकता है? हैज बीन थोड़ा कम यूज होता है ऐसे सेंटेंसेस में, लेकिन मैं अगर पास्ट से लेके अब तक की बात करूं तो जब भी हम कोई भी ऐसी चीज की बात करें पास्ट से अब तक तो क्या लगाते हैं? हैज बीन लगाते हैं, तो हैज बीन भी हो सकता है। क्या एज नहीं आ सकता? कि आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एथलीट इतना ग्रेट नहीं रहा है जितना कि सचिन, और ऊपर वाले का मतलब है कोई भी एथलीट सचिन से ज्यादा ग्रेट नहीं है। कायदे से दोनों सही हैं, लेकिन सामान्यतः हमें फिर कौन सा लगाना चाहिए? ए लगाना चाहिए या सी लगाना चाहिए? मैं कहूँगा जनरली जो प्रेफरेबल चॉइस होनी चाहिए वो ग्रेटर देन वाली होनी चाहिए, ना कि हैज बीन एज ग्रेट एज सचिन। मतलब मुझे लगता है यार ये भी सही ही है। अब पता नहीं, अब यहाँ पे हम वो वाला काम भी नहीं कर पा रहे ना। ए ऑप्शन में इन्होंने क्या किया कि ये जो एज एज है इसको छेड़ दिया, और सी ऑप्शन में इन्होंने क्या किया कि एज एज को तो नहीं छेड़ा लेकिन टेंस को चेंज कर दिया, सिंपल से परफेक्ट कर दिया। अगर इतना छेड़ा है तो दोनों में से कौन सा, अब दोनों में ही चेंजेस करें? पता नहीं कि क्या सही कर मानना चाहिए इनको और क्या नहीं मानना चाहिए। मैं कहूँगा ए भी सही है और सी भी सही है। वी कैन नॉट से एनीथिंग, अब क्या कह सकते हैं। दोनों पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है और ए भी पॉसिबल है। क्या दिया भाई एसएससी ने? टीम वाले तो ये पूछ रहे कौन से एग्जाम का है। वैसे माइक ऑन करके एग्जाम का नाम नहीं ले सकते ना भाई, समझते हो आप? काफी बड़े बड़े नोटिस हैं, है ना। चलो बता देना एक बार, है ना, कौन से क्या दिया है।
शी डिड नॉट स्पोक, अब डिड के बाद में V2 तो नहीं आता है तो V1 लगाएंगे, तो डिड स्पोक गलत है, स्पोकन गलत है, डिड नॉट स्पीक सही है। होने को तो वॉज नॉट स्पीकिंग टू एनीवन भी हो सकता था, लेकिन उसने कहा कि जो गलत था ना उसको करेक्ट करना है, फालतू की बकवास नहीं करनी। द चाइल्ड क्राइड एज इफ ही वॉज इन पेन, तो ही वॉज की जगह पे द ओनली ऑप्शन, और देखो ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सेंटेंस है। क्राइड पास्ट है, एज इफ के साथ में दो चीजें हो सकती हैं, या पॉसिबल कंडीशन और या अनरियल कंडीशन। अगर मैं एज इफ या एज दो की बात करता हूं सर, समझना भाई, एज इफ और एज दो, इसके साथ या तो क्या बन सकता है कि सिचुएशन कैसी है, पॉसिबल, और या कैसी बन सकती है, अनरियल। अगर पॉसिबल है तो क्या आता है, इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड को अगर सिंपल शब्दों में कहें तो जो नॉर्मल टेंस होता है ना आपका, वही जिस टेंस की जरूरत है वही, पास्ट में पास्ट लगाओ, प्रेजेंट में प्रेजेंट लगाओ। जब भी अनरियल आता है तो क्या आता है आपका, मैं कहूंगा तो ऐसे केस में आता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड। ठीक है, पास्ट सब्जंक्टिव मूड में क्या आता है, V2/वर, ये किसके लिए आते हैं, आप कहोगे सर ये प्रेजेंट के लिए आते हैं, प्रेजेंट को एक्सप्रेस करने के लिए V2 या वर का यूज करते हैं, या फिर जो मॉडल्स होते हैं ना उनके साथ में, मतलब पास्ट मॉडल्स यानी वुड हो गया, माइट हो गया, कुड हो गया, और हेड प्लस V3 किसके लिए आता है, कहोगे टू एक्सप्रेस पास्ट, पास्ट को दिखाने के लिए। नाउ अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं कि ये किसकी चीज है, आप कहोगे सर क्राइड है यानी कि पास्ट है, पास्ट है तो या तो अनरियल होगा या रियल होगा। अगर अनरियल होगा तो हेड प्लस V3 आना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे इज है, वर है, वॉज है, क्या हैज है, नहीं है, मतलब क्या हेड है, नहीं है। इसका मतलब है कि अनरियल वाली सिचुएशन को तो हम कंसीडर कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं कंसीडर कर पा रहे हैं तो ऐसे केस में क्या इज आएगा, आपको ये तो प्रेजेंट हो गया। यहाँ पे तो लाइक कर दिया है, ये भी गलत हो गया, लाइक ही वॉज इन पेन, क्योंकि लाइक तो प्रेपोजिशन होता है, कंजंक्शन नहीं है। अब एज ही वॉज इन पेन, यहाँ पे तो एज इफ नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है द चाइल्ड क्राइड, वाई, क्यों क्राई कर रहा था, मैंने कहा द चाइल्ड क्राइड, आप पूछो क्यों। मैं मान लीजिए मेरे घर में एक छोटा बच्चा है और मैं फोन करता हूँ मैडम को कि यार दृष्टि रोई आज, सामने से क्वेश्चन क्या आएगा, क्यों, तो मैं कहूँगा द चाइल्ड क्राइड बिकॉज, और बिकॉज के सेंस में हम क्या लगा सकते हैं, एज, ही वॉज इन पेन, क्योंकि वह दर्द में थी या दर्द में था, जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हो। दैट मीन्स लॉजिकली दिस इज करेक्ट। एक बात बताओ, अनरियल बात है और किसकी है, पास्ट की, तो क्या चाहिए था, हेड प्लस V3, क्या हेड प्लस V3 है, नहीं है। अगर रियल बात है, पॉसिबल बात, और किसकी है, पास्ट की, तो पास्ट की पॉसिबल बात किससे कहेंगे, नॉर्मल टेंस, और नॉर्मल टेंस में ही के साथ वॉज आना चाहिए या वर, आपको भी वॉज आना चाहिए। तो कायदे से तो ये गलत है, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि ये कायदा कितना भी चले, कायदा बदतमीजी से बढ़ के थोड़ी हो सकता है। और बदतमीजी ये कहती है क्योंकि हमने यहाँ पे वर देख लिया, और अगर वर देख लिया है इसी को आंसर मार्क कर दो। आप समझ रहे हैं कायदा और बदतमीजी में फर्क, ठीक है भाई, बताना बदतमीजी सही है कि कायदा, बदतमीजी, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि बदतमीजी ज्यादा सही है, कायदा नहीं, है ना। द करेक्ट आंसर शुड बी एज इफ ही वॉज इन पेन, बट ठीक है अनफॉर्चुनेट है, बट ये आंसर है ना, देख लेना भाई। द ट्रेन वॉज लेट बिकॉज ऑफ द हैवी रेन्स, बिकॉज द हैवी रेन फॉल्स, सबसे पहले वॉज है तो फॉल्स नहीं होगा, एक ऑप्शन। दूसरा बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशन होता है, इसके साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा,
ड्यू टू एक प्रेपोजिशन है, द रेनफॉल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द ट्रेन वॉज लेट, भाई क्यों लेट थी? ड्यू टू द रेनफॉल, बारिश की वजह से। बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल लिख सकते हैं, आई मीन व्हाई नॉट, क्यों नहीं लिख सकते हैं? दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू एंड ओइंग टू ऑल आर सेम, सब सेम है। ओइंग टू हैवी रेन्स इज ऑल्सो करेक्ट। एज कंजंक्शन, इट रेन्ड हैवीली, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट। अगर सारे करेक्ट हैं तो फिर इनकरेक्ट क्या है? मैं कहूँगा भाई ने ओरिजिनल में क्या कहा है, क्या तुम्हें बिकॉज ऑफ में कोई गलती दिखी? नहीं दिखी तो बिकॉज ऑफ को सही मान लो, इसके आगे ऑब्जेक्ट लगा दो, रेनफॉल करेक्ट हो जाएगा और यही करेक्ट माना गया होगा। क्या मैं बाकी सबको इनकरेक्ट कह दूँ? द रेनफॉल मैं तो नहीं करेक्ट इनकरेक्ट कह पाऊंगा, हैवी रेन्स को भी इनकरेक्ट नहीं कह पाएंगे, इट रेन्ड हैवीली को भी इनकरेक्ट नहीं कह पाएंगे। हाँ, छोटे छोटे चीज़ें हैं इनमें जो कि सेंस बदलता है, लेकिन इनकरेक्ट कहना वो गलत हो जाएगा। सी कन्वर्स्ड द मैटर विथ मी, अब कह रहा है देखो कन्वर्ज तो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसको तो भूल जाओ। डिस्कस्ड द मैटर विथ मी कह सकते हैं। ही टॉक्ड ओवर द मैटर विथ मी, टॉक्ड अबाउट जनरली ज़्यादा सही रहता तो गलत हो जाएगा। ही टोल्ड द मैटर टू मी, ग्रामेटिकली ये सही हो सकता था, लेकिन कन्वर्जेशन वाली बात नहीं आएगी फिर इसमें। ही शेड मी अबाउट द मैटर गलत हो जाएगा। सो ही डिस्कस्ड द मैटर विथ मी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, दे डिस्कस्ड अबाउट द इशू। दिक्कत यह है कि डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है, बस वही देखना है जिसमें अबाउट ना हो। तो फॉर आर्स को हटा देना, मतलब मुझे लग रहा है सिर्फ इसमें ये अंडरलाइन होना चाहिए, डिस्कस्ड अबाउट है ना, तो हैव डिस्कस्ड के साथ अबाउट नहीं आएगा। दे हैड अ डिस्कशन ऑन, तो ये तो वैसे ग्रामेटिकली करेक्ट है, दे हैड अ डिस्कशन ऑन, क्योंकि डिस्कशन जब नाउन होता है तो ऑन आता है, लेकिन डिस्कस जब वर्ब होती है तो नहीं आता है। तो आप कहोगे करेक्ट तो है, लेकिन ये कह रहा है कि क्यों छेड़छाड़ करनी है कि डिस्कस को तुम नाउन बनाओ, इसीलिए इसको एलिमिनेट कर देगा। दे हैड डिस्कस्ड अबाउट तो यहाँ भी है, तो दे डिस्कस्ड सिंपल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे। ही प्रेफर्स टी, प्रेफर के साथ टू का प्रयोग होता है ना कि देन का, बस इतना ही चेंज करना है। टी टू कॉफी इन द मॉर्निंग सही है। टी रेदर देन कॉफी नहीं, कॉफी इंस्टीड ऑफ टी नहीं, ड्रिंकिंग टी फ्रॉम कॉफी नहीं, बस वही चेंज करो। ही इज सो वीक टू लिफ्ट द, भाई अगर आगे इन्फिनेटिव आ रखा है ना तो यहाँ पर टू का पेयर बनता है ना कि सो का, तो ओके। या फिर दूसरा आप ये कह सकते हैं, जैसे इस वाले पार्ट को अंडरलाइन करो फिर, तो अगर ये जो दे रखा है तो सो के साथ दैट का पेयर बनता है, तो दैट आ गया, एंड है, दैट है, दैट है। प्रेजेंट है तो कुड नहीं आएगा, और लिफ्ट्स तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैन कुड मे माइट आया करता है इसमें, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही इज जूनियर देन मी नहीं होगा, टू नहीं होगा, कौन सा? ए सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, ही सजेस्टेड दैट वी शुड लीव अर्ली, वी शुड टू लीव। देखो सजेस्ट के साथ में सब्जेक्टिव मूड लगता है, ये ठीक है कि टू नहीं आना चाहिए, मतलब बस शुड के साथ वी1 लगा दो, वी शुड लीव अर्ली ये करेक्ट हो जाएगा। विल लीव अर्ली, मस्ट, वुड ये सब नहीं आएंगे, क्योंकि वुड की मतलब सजेस्ट के बाद में अगर दैट क्लॉज आएगी तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आता है। दे डिस्कस्ड द प्रॉब्लम इन डिटेल, अब देखो इन डिटेल होता है, इन डिटेल्स नहीं होता है, बाकी सब सही है, बस इन डिटेल करना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द बुक इज मोर बेटर देन द प्रीवियस वन, भाई बेटर के साथ मोर लिखने की जरूरत नहीं है, मच बेटर देन द प्रीवियस वन एंड बेटर देन द प्रीवियस वन बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगेन गोइंग विद द लॉजिक दैट आई डिस्कस्ड अर्लियर, क्या यहाँ पे मच था? नहीं था, तो बस करेक्ट कर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनफॉर्चुनेट है ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन यस ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी ये जो सचिन वाला क्वेश्चन था उसमें इनका जो करेक्ट आंसर है, तो लेट मी टेल कि ये जो हैज बीन वाला है ना, दिस इज गिवन एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनका कहना है कि देखो इस वाले में टेंस भी चेंज कर रहे हो, एज को भी चेंज कर रहे हो, एज को जैसा था वैसा रहने दो, बस टेंस चेंज करो, गलती
टेंस में कि यहाँ पे इज है और यहाँ पे वॉज है, इस गलती को हटाओ और दोनों का मिक्स करके हैज बीन लगा दो, दैट्स इट। ठीक है। बाकी मेरे भाई एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की और बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये वाला हमारा बैच जरूर चेकआउट करें एक बार। बढ़िया सॉलिड कंटेंट के साथ में ये बैच आपको मिलता है। बहुत कुछ है इस बैच के अंदर, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बाकी जरूर एक बार चेकआउट करें इंग्लिश स्पेशल बैच। बाकी मेरे भाई हमारा इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करिएगा, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल दोनों आपको फॉलो करने हैं। तो प्रशांत सोलंकी इंग्लिश इज आवर टेलीग्राम चैनल एंड प्रशांत सोलंकी इंग्लिश इज आवर व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, तो ये भी फॉलो कर लेने। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए और अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास जो हमारी होगी वो फिलर्स की होगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।